नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। दरबार में धृतराष्ट्र के दिन जैसे तैसे कट रहे थे। माथे पर मुकुट लेकिन हैसियत बादशाह शाह आलम जितनी। सल्तनते शाह आलम अज दिल्ली ते पालम। संजय भी लगभग उसी अवस्था से गुजर रहे थे। पूरे आर्यावर्त में सहाफियों की हैसियत इतनी ही रख छोड़ी थी डंकापति ने कि राह चलते हर कोई दलाल, गोदी मीडिया, हुड़क चुल्लू, 2 BHK जो मन में आए बोल देता था। गर्मियों के दिन इन्हीं गुंताड़ों में कट रहे थे। धृतराष्ट्र ने सिर उठाया और हवा में सवाल लहराया। ये ढोल, ताशे, डमरू और डफलियों के बजने की आवाजें फिजाओं में क्यों फैली हुई हैं? इस चटकती गर्मी में कैसा उत्सव चल रहा है? संजय ने अपना नैतिक कर्तव्य मानते हुए इस सवाल का जवाब दिया। डंकापति के राज में उत्सव की कमी नहीं होती। दम पे दम उत्सव आयोजित होते रहते हैं। उसी का शोर है महाराज। फिलहाल तो भारत की आजादी की 8वीं सालगिरह। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसी का उत्सव चल रहा है। संजय बोले जा रहे थे। पिछले हफ्ते डंकापति दूर देश जापान गए थे। वहां भी इसी तरह ढोल नगाड़ा पीटा गया। पूरा आर्यावर्त कई दिनों तक जागता रहा। डंकापति अभी लौटे भी नहीं थे, लेकिन यह ऐलान समूचे आर्यावर्त में कर दिया गया कि अब से दुनिया का नेतृत्व उन्हीं के हाथों में है। धृतराष्ट्र ने जोश में चमत्कार का तड़का मारते हुए कहा, वाओ मैन, व्हाट अ न्यूज। दुनिया के सभी नरपतियों ने डंकापति के सामने सरेंडर बोल दिया। संजय ने कहा, इस पर विद्वानों में 2 मत है। कुछ का कहना है कि डंकापति हैज अराइव्ड, उनका टाइम आ गया है, अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता। धृतराष्ट्र को कुछ खटका। उन्होंने कहा, अगर डंकापति का वक्त आ गया है तो 11 जिनपिंगवा क्या करेगा? वह भी तो ताल ठोक रहा है। संजय ने कहा, उसका मामला दूसरे लेवल का है, डंकापति का दूसरे लेवल का। जिनपिंगवा ने पूरी दुनिया को उधारी देकर अपना बंधक बना लिया है। डंकापति का मामला फिलहाल मीडियाबाजी, फोटोबाजी, छवि प्रबंधन का है। संजय जारी रहे। इस मामले में डंकापति पूरी दुनिया में इकलौते हैं। कोई राष्ट्राध्यक्ष उनके आसपास भी नहीं है। तब धृतराष्ट्र को संजय की शुरुआती बात याद आ गई। उन्होंने कहा, संजय, तुमने कहा था कि विद्वानों में 2 मत है, दूसरा वाला मत क्या है? संजय ने कहा, हाँ महाराज, बस उसी पर आ रहा था। दरअसल ये जो फोटो है, विद्वानों का मत है कि यह बहुत प्रतीकात्मक फोटो है। फिलहाल डंकापति के नेतृत्व में महंगाई की दर, बेरोजगारी की दर, पेट्रोल डीजल की दर, खाने पीने के सामान की दर सब ऊपर और ऊपर जा रहे हैं। लगे हाथ अर्थव्यवस्था के विकास की दर लगातार नीचे जा रही है। जिस तरह से डंकापति ने देश की अर्थव्यवस्था को अजीमो शान गहराई में पहुंचाया है, बिल्कुल उसी तरह इन नेताओं को भी गहराई के दर्शन करवा रहे हैं। खुद उन्होंने कहा भी है, बीते 8 सालों में उन्होंने कभी देश को शर्मिंदा नहीं होने दिया। कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। धृतराष्ट्र चिढ़कर बोले, तुम्हारी तो आदत है बाल की खाल खींचना। संजय थोड़ा सहम गए। तब धृतराष्ट्र ने आदेश दिया, और कुछ सुनाओ। डंकापति परदेश गए थे, क्या क्या किया वहां? संजय ने कहा, क्या भूलूं, क्या याद करूं महाराज।
बहुत कुछ हुआ, चहुओर डंकापति के जलवे थे, मसलन ये वाला देखिए। धृतराष्ट्र एक बार फिर डंकापति के जलवे से खुश होना चाहते थे, लेकिन संजय ने फिर से शंका पैदा कर दी। उन्होंने कहा, महाराज, विद्वानों में इसको लेकर भी शंका है। धृतराष्ट्र ने कहा, अब कैसी शंका, सब कुछ पानी की तरह साफ है। संजय ने कहा, नहीं महाराज, एक बार इसे सुन लीजिए। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपसे मिलकर हमेशा बहुत खुशी होती है। आज हमने एक और सकारात्मक और उपयोगी क्वाड समिट में भी साथ साथ भाग लिया। Mr. President, it's always a pleasure to meet you, and today we also participated together in a very positive and useful Quad Summit. I'm looking forward to continuing our conversation today. Mr. Prime Minister, there's so much that our countries can and will do together, and I'm committed to making U.S.-India partnership among the closest we have on earth. माननीय प्रधानमंत्री, मैं बहुत उत्सुक हूँ अपने वार्तालाप के लिए, और हम दोनों देश और राष्ट्र इतना कुछ कर सकते हैं और करेंगे मिलकर, और मुझे पूरी मेरी प्रतिबद्धता है कि मैं अमेरिका और भारत के आपस के रिश्ते को, साझेदारी को बहुत नजदीकी बना दूं इस पूरी धरती पर। धृतराष्ट्र के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तब संजय ने शंका समाधान करते हुए कहा, दरअसल विद्वान इस बात को लेकर गाफिल हैं कि जब स्टेटमेंट पढ़ने के लिए दोनों को दुभाषियों की जरूरत पड़ती है, तब ये कंधे पर हाथ फेर फेर कर आपस में कौन सी बात करते हैं और आपस में समझते क्या हैं। यह बात धृतराष्ट्र को जम गई। बात तो सही कही तुमने संजय, फिर क्या मकसद हो सकता है इस गले फांस का। संजय ने कहा, विदेशों में तो सिर्फ मंचन होता है महाराज, दर्शक तो आर्यावर्त में बैठे हैं, वहां से फोटो और वीडियो दनादन यहां ट्रांसफर होता है, फिर डंकापति की आईटी वाली अक्षौहिणी सेना, घोगा बसंत मीडिया मिलकर उसे विश्वगुरु में तब्दील कर देते हैं। तो ये 3 तस्वीरें हैं जहां आपको साफ दिख रहा है कि तिरंगा लहरा रहा है, तिरंगा बोल रहा है और दुनिया अब इस तिरंगे का लोहा मान रही है। 8 साल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को, अगले 2 दिन में 8 साल पूरे हो जाएंगे सत्ता में, और इन 8 सालों में भारत की कायापलट का निश्चय और उसके लिए करबद्ध रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कम से कम दुनिया पे और विश्व पटल पर ये दिख रहा है कि दुनिया देख रही है कि मोदी कुछ करना चाहते हैं और भारत जो है अपने अमृतकाल की ओर किस तरह से अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। धृतराष्ट्र ने कहा, ये सब करने में तो बड़ा वक्त बीत जाता होगा डंकापति का। संजय ने कहा, इतना व्यस्त रहते हैं विश्वगुरु प्रोजेक्ट में कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट को समय ही नहीं दे पाते। हाल ही में हिंदी की लेखिका गीतांजलि श्री ने बड़ा सम्मान हिंदी और भारतीयों को दिलाया। उनकी किताब रेत समाधि को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला, लेकिन डंकापति इतने व्यस्त कि उन्हें बधाई देना ही भूल गए। धृतराष्ट्र समझ गए कि संजय मजे ले रहा है। उन्हें खुद डंकापति की इस लापरवाही पर कोफ्त हुई। बस इतना ही बोले, ऐसे कैसे बनेगा राष्ट्र विश्वगुरु, लक्षण ठीक नहीं है। यह कहकर वो उठे और अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। बीता हफ्ता हिंदी भाषा के आंचल में एक नया सितारा टांक कर गया। हिंदी और भारतीय भाषाओं के मुकुट में नया रत्न जुड़ा। हिंदी की प्रख्यात लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि को इंटरनेशनल बुकर सम्मान मिला। इसका अंग्रेजी संस्करण टूम्ब ऑफ सैंड है। गीतांजलि श्री के ऊपर कृष्णा सोबती के लेखन का गहरा असर बताया जाता है। साथ में निर्मल वर्मा की छाया भी उनके ऊपर दिखती है। किसी से प्रेरित होना एक बात है और अपना स्वतंत्र स्वर बनाना, अपनी शैली विकसित करना दूसरी बात है। बुकर से सम्मानित होने के बाद यह बात बहुत ठोस तरीके से सिद्ध हुई कि गीतांजलि श्री ने अपना अलहदा स्वर और शैली स्थापित की है। गीतांजलि श्री को मिला यह पुरस्कार इस नज़रिए से और महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय भाषा को किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लंबे अरसे बाद कोई पुरस्कार मिला है। इससे पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि को विश्व मंच पर सम्मानित किया गया था। इस बात को 1 सदी से ज्यादा गुजर चुके हैं। जब गीतांजलि श्री को बुकर की घोषणा हुई, तब मंच से उन्होंने हिंदी की समृद्ध साहित्यिक परंपरा की बात कही। उन्होंने भाषाओं के बीच आवागमन की जरूरत पर जोर दिया। उनके मुताबिक जब किसी भाषा का साहित्य दूसरी भाषा तक जाता है तो जीवन का व्याकरण समृद्ध हो जाता है। इस मौके पर यह काम करने वाली डेजी रॉकवेल का जिक्र बहुत जरूरी है। उन्होंने ही हिंदी से अंग्रेजी के बीच टूम्ब ऑफ सैंड का वो पुल निर्मित किया जिससे चलकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार रेत समाधि तक पहुंचा है। डेजी रॉकवेल इस सफर का उतना ही अहम हिस्सा हैं। उनके बिना यह सफर पूरा नहीं हो सकता था। गीतांजलि श्री को शुभकामनाएं और डेजी रॉकवेल को बधाई। एक देश, एक खाना, एक कपड़ा, एक टैक्स,
एक धर्म, एक बोली और एक भाषा वाली मौजूदा सरकार को गीतांजलि श्री की हिंदी शायद विदेशी लगती है। उन्हें लगता है कि गीतांजलि श्री की हिंदी वो वाली हिंदी नहीं है जिसे मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान पूरे देश पर लादना चाहता है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने गीतांजलि श्री को बधाई देना मुनासिब नहीं समझा। प्रधानमंत्री की ट्विटर टाइमलाइन देखिए, भांति भांति की बधाइयों से भरी पड़ी है। इसे एक उदाहरण से समझिए। हिंदी की नाभ ही है उत्तर प्रदेश। गीतांजलि श्री इसी उत्तर प्रदेश से आती हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य। तमाम चीज़ों के साथ उनकी एक ख्याति यह भी है कि हर दिन सुबह ये खोद खोद कर महान विभूतियों का रजिस्टर निकालते हैं और फिर उनकी पैदाइश और पुण्यतिथि के हिसाब से बधाई या फिर श्रद्धांजलि पार्सल कर देते हैं। कहने का अर्थ ये कि ऐसी महान विभूतियों वाली भाजपा और उत्तर प्रदेश सरकार को गीतांजलि श्री द्वारा हिंदी भाषा को विश्वमंच पर दिलाया गया यह सम्मान शुभकामना के काबिल नहीं लगा। दरअसल सियासत के लिए हिंदी भाषा उसके जीवन का साध्य नहीं है। भाषा उनके लिए सिर्फ सियासत को धार देने का औजार है। इसके जरिए वो उत्तर दक्षिण के टकराव को हवा देती है। इसके जरिए वो अन्य भाषाओं पर वर्चस्व की कुटिलताएं रचती है। भाषा इनके लिए देश को एक सूत्र में पिरोने का जरिया नहीं है। बहरहाल यह उपलब्धि किसी सियासत की मोहताज नहीं होनी चाहिए। यह उपलब्धि इस देश के साहित्य समाज की है। उसे ही आगे बढ़कर इसका श्रेय लेना चाहिए। सियासत का संकीर्ण मन इस विराट उपलब्धि को सहन नहीं कर सकता। आगे बढ़ने से पहले इस पूरी राजनीतिक बिरादरी, खासकर भाजपा वालों के लिए उन्हीं के सिद्ध पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की 2 लाइनें। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। बीते हफ्ते फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग मामले में क्लीन चिट मिल गई। क्लीन आर्यन खान हुए और गंदगी खबरिया चैनलों के मुंह पर पुत गई। 6 महीने पहले जिन चैनलों ने आर्यन खान को नशेड़ी, बिगड़ैल, अय्याश जाने क्या क्या घोषित किया था, उन्होंने खटाक से यू टर्न मार लिया। और जो इनके फोन को खंगाला गया था, व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस को जब देखा गया था, उससे लगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग की तरफ भी इशारा कर रही है। एसीबी ने क्लीन चिट दी। एसीबी का कहना है कि आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या आर्यन को जानबूझकर टारगेट किया गया? क्या आर्यन के खिलाफ साजिश रची? अगर आर्यन मदरसे में पढ़ता तो क्या नशा नहीं करता? इसे सीधे सीधे क्लीन चिट माना जा सकता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि कोई भी सबूत आर्यन खान के खिलाफ नहीं मिले हैं। आज इतना पैसा, इतनी शोहरत, इतने रसूख कुछ काम नहीं आया। एक पिता के तौर पर शाहरुख खान के लिए आज की रात शायद उनके जीवन की सबसे दर्दनाक रात होगी, क्योंकि उनका 23 साल का बेटा आर्यन खान ड्रग्स के आरोप में अगली 3 रातें भी पुलिस हिरासत में ही गुजारेगा। आज उनके बेटे को बेल नहीं मिली। उन्होंने सोचा होगा कि एक दिन की गिरफ्तारी के बाद आज शायद अदालत बेल दे देगी और वो अपने शानदार आलीशान घर में वापस आ जाएगा, लेकिन अभी उसे पुलिस हिरासत में ही रहना पड़ेगा। लेकिन इस केस में आर्यन खान का दुर्भाग्य ये रहा कि वो शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार का बेटा है और हमारे देश के मीडिया ने इस पर जमकर टीआरपी बटोरी, नेताओं ने जमकर राजनीति की और आम जनता की भीड़ ने भी पूरे देश में अपनी अपनी अदालतें लगा दी और आर्यन खान को कुछ ही घंटों में दोषी साबित कर दिया। आर्यन के विदेशी ड्रग्स ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है। ड्रग्स नेटवर्क की साजिश में शामिल आर्यन खान था। आर्यन का ड्रग्स की खरीद और सप्लाई में भी रोल है। कुल मिलाकर आर्यन खान को ड्रग एडिक्ट, ड्रग पेडलर, इंटरनेशनल ड्रग डीलर और न जाने क्या क्या साबित करने की कोशिश की। दर्जनों पुलिस वालों के बीच एनसीबी के अफसर आर्यन खान का हाथ पकड़कर अदालत में ऐसे ले जाते थे जैसे कोई खूंखार अपराधी हो। एक बेकसूर नौजवान को 26 दिन तक जेल में रखा गया। इस उच्च स्तर की हयाहीनता यानी बेहयाई सियासत में देखने को मिलती है। अब एंकराओं ने भी सीख ली है। हम आपसे बार बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे, इस देश में पत्रकारिता की जो बर्बादी हुई है उसे सही करने का एक ही तरीका है, आप इस पत्रकारिता में निवेश करें, क्योंकि पत्रकारिता का काम अपने नागरिकों को सूचना देना है, संविधान और लोकतंत्र के वायदे और फायदे उस तक पहुंचाना है।
लेकिन आज पत्रकारिता सरकारों और कॉरपोरेट के चंगुल में बुरी तरह से फंसी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि पत्रकारिता फिर से संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की तरफ लौटे, तो आपको सब्सक्रिप्शन जैसे मॉडल को सहयोग देना होगा। न्यूज लॉन्ड्री देश का पहला मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कोशिश कर रहा है कि पत्रकारिता सरकार और कॉरपोरेशन के विज्ञापनों से मुक्त रहे। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पत्रकारिता आजाद रहे। इस बीच फरारी काटकर अमन चोपड़ा नए जोश से वापस लौटे हैं। दरअसल इनके भाग्य से छीका टूट गया। जिस सेडिशन के आरोप में राजस्थान पुलिस इनको ढूंढ रही थी, उस राजद्रोह कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। देशद्रोह क्या उसके अब खत्म होने का टाइम आ गया क्या 124A राजद्रोह देशद्रोह का टाइम ओवर हो गया है? क्या देशद्रोह कानून को हटा देना बाकी देश हित में है क्या? देश के खिलाफ बातें करना, देश को तोड़ने की साजिश रचना, भारत तेरे टुकड़े होंगे या इस तरह की नारेबाजी करना, भारत की चिकन नेक काटने की धमकी देना, देश के दुश्मनों का साथ देना, देश विरोधी नारेबाजी लगाना, अब देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आएगा। क्या देशद्रोह कानून हटाना देश हित में होगा? अजीब विडंबना है जो दिन रात खोज कर लोगों को राजद्रोह के आरोप में फंसवाने का काम करता है, डॉग व्हिसल में वक्त खर्च करता है, वह आज खुद इस कानून पर रोक के चलते इसका सबसे बड़ा लाभार्थी बन गया है, पर उसे शायद इस बात का इल्म नहीं है। विडंबनाओं की बात चली है तो एक और बड़ी विडंबना की बात कर लेते हैं। पहले आप तस्वीरें देख लीजिए। ये भाजपा नेता विजय गोयल हैं, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष। इन्होंने गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के कार्यालय में राजघाट के परिसर में विनायक दामोदर सावरकर के जन्मदिन का उत्सव मनाया। गांधी हत्या के आरोपी सावरकर के जन्मदिन का उत्सव जब गांधी के आंगन में मनाया जाने लगे, तब यह मान लेना चाहिए कि गांधी की बारंबार हत्या का प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका है। विडंबना से पाखंड की ओर बढ़ते हैं। इस गुण में टाइम्स नाउ वाली नाविका कुमार ने PhD कर ली है। पहले हम इनकी शराफत देखेंगे, उसके बाद इनकी शरारत। कि फवारा कहना क्या ये भड़काऊ नहीं है? अगर आप ये कहें कि मामला निलंबित है कोर्ट में और ऑर्डर आ जाने दीजिए, मान सकते हैं। आकार मिल चुके हैं अंदर, वहां शिवलिंग मिल गया है, वहां पर गणेश मिल गए हैं। बहरहाल ये शो सिर्फ नाविका कुमार की शराफत की वजह से मशहूर नहीं हुआ। इस शो में नाविका कुमार ने अपनी सहेली नुपुर शर्मा को भी बुला रखा था और उनके बोलने के लिए पूरा मैदान खुला छोड़ रखा था। नतीजा एक्सीडेंट हो गया। नुपुर शर्मा के मुंहफट्टई के चक्कर में अब थाना पुलिस FIR हो रही है। नाविका कुमार के चैनल ने शराफत छोड़ते हुए कार्यक्रम का वीडियो डिलीट कर दिया, पर आप देखिए कि उन्होंने क्या दुर्गंध फैलाई। सड़कों पे, अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20, बकवास ना कीजिए। ये सत्ताधारी दल की नेता हैं। इनसे आप धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे की उम्मीद करते हैं, बेमतलब ही करते हैं। अब आपको थोड़ी कड़वी बात बताता हूं। आज़ादी के सिपाही बाल गंगाधर तिलक की शादी के वक्त उनकी अर्धांगिनी की उम्र 10 साल थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सगाई जब बा के साथ हुई तब वो 7 साल की थीं। यह 100-150 साल पहले की बात है। ज़्यादा घुमाने फिराने की बजाय आप और हम अपने आसपास देखें और पता करें हमारी परदादियों परनानियों की शादियां किस उम्र में हुआ करती थी। 100-150 साल पहले तक बाल विवाह इस समाज का मानक था। आज यह अपराध है। जो अपने इतने करीबी अतीत से अनहराए हुए हैं, उन्हें 1500 साल पहले किसने किससे शादी की, किस उम्र में शादी की, उसकी बड़ी चिंता लगी रहती है। ऐसे हुड़कचुल्लुओं से सावधान रहें। इतिहास व्हाट्सएप और संघ की शाखा में पढ़ने की बजाय यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पढ़ें और इतिहास को सुधारने की बजाय अपने वर्तमान को सुधारें। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट न्यूज लॉन्ड्री से ही है। यह रिपोर्ट सेव इंडिया फाउंडेशन के नेता प्रीत सिंह की है। प्रीत सिंह को आपने बुराड़ी में हिंदू पंचायत और जंतर मंतर पर मुस्लिम विरोधी नारेबाजी के मामले में बदनाम होते देखा होगा। उसी प्रीत सिंह की पत्नी ने आरोप लगाया है कि प्रीत सिंह अपने पिता, भाई और दोस्त के साथ मिलकर
बीते 2 साल से उनका बलात्कार कर रहा था। इस मामले की जांच अधिकारी मीनाक्षी सिंह ने कहा है कि प्रीत सिंह और उनके पिता सुंदर पाल फरार चल रहे हैं। पुलिस की तरफ से इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। यह कहानी धर्म की ठेकेदारी करने वालों की अंदरूनी गंदगी की कहानी है। एक पत्नी का, एक बहू का, एक भाभी का, एक महिला का सम्मान घर की चारदीवारी में तार तार करने वाले पूरे हिंदू समाज के उद्धार का दावा कर रहे हैं। वो मेरे से पूछी कि ससुर भी करता है, तो मैंने बोला हाँ वो भी करते हैं। मेरे को मारते पीटते भी थे जब मना करती थी। अब सब कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही कहीं पर। और अब कह रहे हैं हमारी जमानत हो जाएगी तो हम तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं जिंदा, ऐसे बोल रहे हैं। अब बताओ, मैं न्याय लेके बाहर निकल रही हूँ तो सब मेरे को पीछे हटा रहे हैं मेरे परिवार के जरिए। बताओ, मैं अपने बच्चे के लिए न्याय लेने के लिए निकली हूँ, अपने लिए न्याय लेने के लिए निकली हूँ। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।